और यदि मैं यहाँ पे जो इजराइल पे हमला हुआ था उसकी बात करूँ तो ये शायद 9/11 जो हमले हुए थे उसके बराबर होगा। आप कहोगे इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इजराइल तो एक देश ही है और हमास एक संगठन है। यहूदी धर्म में इधर कहोगे इस्लाम धर्म है, तो देश और संगठन की लड़ाई हो रही है और धर्म की लड़ाई हो रही है। वेस्टर्न जो पावर्स हैं और अरब वर्ल्ड के बीच में एक लड़ाई चल रही है। अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा जाता है कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की लड़ाई है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में लड़ाई हो ठीक रही है। एक कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड का कहा जाता है कि ठीक संघर्ष है। हो रहा है। ये जितने भी बड़े मास स्लॉटर्स होते हैं ये आते कहाँ से, ये होते क्यों हैं? नमस्ते सर, अभी हम लोग नोएडा में बैठकर बात कर रहे हैं और एक जगह है जो नोएडा के ही बराबर है और मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की नहीं, मैं सिटी की, शहर की बात कर रहा हूँ और वहाँ की कुल आबादी 20 लाख की है और वहाँ इस वक्त अभी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मौतों का कुल आंकड़ा अगर हम सूत्रों के माने तो 10,000 के पार पहुँचने वाला है। आप गज़ा पट्टी की बात कर रहे हैं जी जी जो इजराइल हमास संघर्ष चल रहा है जी। उसमें दुर्भाग्यवश मौतों का आंकड़ा शायद 6,000-8,000 पहुंच चुका है और बढ़ता ही जा रहा है जी। खेत की बात है, बहुत खेत की बात है। और यदि मैं यहाँ पे जो इजराइल पे हमला हुआ था उसकी बात करूँ तो मैं एक अनुपात देख रहा था इस यहाँ पे कि यदि मैं जिन लोगों की मृत्यु हुई है इस हमले में और वहाँ की जो पूरी जनसंख्या, जो पूरी पॉपुलेशन है, उसका यदि एक रेशो निकाला जाए तो ये शायद 9/11 जो हमले हुए थे उसके बराबर होगा। एक छोटी सी आबादी में इजराइल के करीब 1,500 लोग मारे जा चुके हैं और उनकी 1 करोड़ से कम की आबादी है इजराइल की। और इसी तरीके से गज़ा की आपने बात करी है कि वहाँ पे लगभग 20 लाख की आबादी है जी। और वहाँ 6-8 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। बहुत बड़े और बहुत दुखद आंकड़े हैं ये। तो मैं अब आपसे ये समझना चाहता था कि ये जितने भी बड़ी त्रासदियाँ होती हैं, ये जितने भी बड़े मास स्लॉटर्स होते हैं, ये आते कहाँ से, ये होते क्यों हैं? ये 2 पक्ष हैं जिनमें अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है ना। और दोनों पक्षों की ओर से लोग हज़ारों में मारे जा चुके हैं। मैं पूछूं ये कौन से 2 पक्ष हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? पहले तो ये कहेगा कि इजराइल और हमास का ही युद्ध है। आप कहोगे इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इजराइल तो एक देश ही है और हमास एक संगठन है जिसके पास एक राजनीतिक आधार भी है और एक सामाजिक आधार भी है। वो ये भी कहते हैं कि वो एक सांस्कृतिक आधार भी रखते हैं और एक धार्मिक आधार भी रखते हैं, ठीक है। तो एक देश है और एक संगठन। आप कहेंगे देश और संगठन की लड़ाई चल रही है, और कैसे देखोगे इसको? कौन कौन है जो आपस में भिड़ गए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस्लाम और यहूदियों के बीच में लड़ाई हो रही है। अच्छा, तो इधर कहोगे आप यहूदी धर्म है, इधर कहोगे इस्लाम धर्म है, तो ये धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो देश और संगठन की लड़ाई हो रही है और धर्म की लड़ाई हो रही है। अच्छा, और जो एक तरह से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के थोड़े जानकार लोग हैं वो इसे ऐसे देखते हैं कि ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं और अरब वर्ल्ड के बीच में एक लड़ाई चल रही है। तो जो पश्चिमी ताकतें हैं और जो पश्चिमी सभ्यता है उनका संघर्ष चल रहा है अरब ताकतों से, अरब राष्ट्रों से, और जो अरब संस्कृति है उससे। अच्छा, आप ऐसे भी देख सकते हो। और कैसे कहोगे कौन से 2 पक्ष हैं जो लड़ रहे हैं? अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहा जाता है कि डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की लड़ाई है। अच्छा, तो एक विकसित देश इजराइल, एक विकसित देश एक अविकसित देश से या विकासशील देश से लड़ रहा है, ठीक है। तो एक तरह के देश की दूसरे तरह के देश से लड़ाई है। और कैसे देखोगे इसको? इसी नैरेटिव को यदि मैं आगे बढ़ाऊं तो इसमें कहा जाता है कि ये एक ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में लड़ाई ठीक है। तो ग्लोबल नॉर्थ मतलब ज़्यादातर जो विकसित देश हैं और वो हैं ही जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसी में हैं। तो इज़राइल उनका प्रतिनिधि हो गया, भले ही इज़राइल उतना उत्तर की तरफ नहीं है, और फ़िलिस्तीन प्रतिनिधि हो गया ग्लोबल साउथ का। तो अच्छा, ऐसे भी देख सकते हो भाई कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच का संघर्ष है ये। और एक बात मुझे यहाँ पे याद आ रही थी कि एक कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड का कहा जाता है कि ठीक है, क्योंकि जो वेस्ट बैंक है
उसमें इज़राइल ने अपने सेटलमेंट्स बना लिए हैं, उसको बहुत लोग कहते हैं कि वो कॉलोनीज़ जैसे ही हैं। जी। तो उसको आप वैसे भी लिख सकते हो कि ये कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड के बीच में लड़ाई चल रही है। जी। अच्छा, तो कॉलोनाइज़र है, कॉलोनाइज्ड है। अच्छा, और यदि मैं इसमें देखना चाहूँ तो अभी हमास की तरफ से और वहाँ के आतंकवादी संगठन, और यहाँ से ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की भी उन्हें सपोर्ट है, तो उसी रीजन की पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो फिर दो देशों के बीच की हो गई। जी। जब इज़राइल और हमास कहा था तो एक तरफ देश था, एक तरफ संगठन था। अब हमास की जगह आप वहाँ पर ईरान को ही ले आ दो, क्योंकि ईरान का बड़ा समर्थन है हमास को। तो दो देशों के बीच का फिर ये संघर्ष हो गया। जी। तो दो देश आपस में भिड़ गए हैं। अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकली विकसित हैं। जी। और कुछ लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकली अंडर डेवलप्ड हैं। हमास ने जो रॉकेट भी फायर करे हैं वो बहुत साधारण किस्म के, बहुत प्रिमिटिव रॉकेट्स हैं। इज़राइल वाले बोलते हैं कि टीन के डब्बे हैं, और उन रॉकेट्स को काटने के लिए जो इज़राइल का आयरन डोम है, वो लोग अपने जो फिर रॉकेट छोड़ते हैं, तो वो रॉकेट हमास के रॉकेट से 50 गुना ज़्यादा महंगा होता है। तो एक टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड लोग भिड़े हुए हैं एक टेक्नोलॉजिकली प्रिमिटिव लोगों से। आप ऐसे देख सकते हो। आपने ये जितने तरीके बताए, जब मैंने पूछा कौन से दो पक्ष हैं जो आपस में भिड़ गए हैं, जी। उसमें आपने समूहों, संगठनों, देशों के तल पर बात करी। जी। ठीक है। अगर जानना चाहते हो कि ये लड़ाई क्यों हो रही है, सब लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, ये हज़ारों मौतें क्यों हो रही हैं, तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ना पड़ेगा कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस, देश या समुदाय आपस में भिड़े हुए हैं। ये लड़ाई इंसान और इंसान की है। ये लड़ाई धर्म और धर्म की नहीं है। ये लड़ाई देश और देश की नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा और विचारधारा की नहीं है। ये लड़ाई इंसान और इंसान की है। इंसान में कुछ ऐसा है जो उसे मजबूर करता है दूसरे इंसान से हमेशा भिड़े रहने के लिए। और जब तक आप इस संघर्ष को और दुनिया के हर संघर्ष को इंसान और इंसान के बीच की लड़ाई की तरह नहीं देखोगे, तब तक संघर्ष रुकने वाले नहीं हैं। आप एक मैक्रो व्यू लेना चाहते हो, आप एक एग्रीगेटेड व्यू लेना चाहते हो। जी। आप लेकिन समझ नहीं रहे हो कि इंसान के भीतर जो है संघर्ष अपना, वही बड़ा हो करके राष्ट्रों के बीच का और समुदायों के बीच का संघर्ष बन जाता है। द माइक्रोकॉस्म हियर इज द मैक्रोकॉस्म। और फिर हम कोशिश भी करते हैं उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को ऐसे निपटाने की जैसे उनका इंसान से बहुत कम वास्ता हो। तो हम जो समाधान वगैरह लेकर के आते हैं, वो सब समाधान भी मैक्रो होते हैं। उनका इंसान के मन से बहुत कम संबंध होता है, जबकि हिंसा उठी इंसान के मन से है। और आप हिंसा समाप्त करना चाहते हो नीतियां बना करके। वो नीतियां सब बाहर बाहर की हैं। उन नीतियों से इंसान का मन तो नहीं बदल गया ना, तो हिंसा कैसे रुक जाएगी? आप सवाल को समझिए। हिंसा आई कहाँ से है? इंसान के मन से आई है। ये बात अभी हम आगे देखेंगे। मैं चाहता हूँ इसी बात पर आगे चर्चा करी जाए कि कैसे सचमुच जो हिंसा है वो इंसान के मन से ही आती है। क्योंकि अभी तो मैंने बोल दिया, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये बात चर्चा से सिद्ध होकर सामने आए कि दुनिया की हर तरह की हिंसा उठती इंसान के मन से ही है। तो अगर हिंसा इंसान के मन से उठती है और हिंसा को रोकने के लिए आप ले रहे हो नीतियों का सहारा, और वो नीतियाँ किसी भी तरह से इंसान के मन को नहीं बदल रही हैं, तो हिंसा रुक कैसे जाएगी? नीतियाँ भी मन से ही निकल के आ रही हैं। हाँ, कैसे वो नीतियाँ सब बाहर बाहर काम करना चाहती हैं। अच्छा ठीक है, तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे। बाहर की चीज़ें बदल दी नीतियों ने। अब वैसे तो जो 73 की लड़ाई हुई थी उसके बाद से संधियाँ बहुत हो चुकी हैं इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में।
तो उससे लेकिन क्या हिंसा रुक गई है? लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं देखने से ऐसा लग रहा है कि हिंसा की शुरुआत इंसान के मन से नहीं, बाहर की ही किसी नीति की वजह से हुई थी। क्योंकि एक समय था कि इज़राइल को कहा गया कि आपको अपना होमलैंड मिलेगा, वो यहाँ पे आने शुरू हुए और उसके बाद फिर एक संघर्ष शुरू हुआ फ़िलिस्तीनियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंसा जो शुरू हुई वो वहाँ से हुई, तो उसमें इंसान के मन की देखो, क्या ये आप अपने आसपास नहीं देखते हो कि दो भाई थे अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। एक भाई का परिवार दूर कहीं निकल गया, बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर जाकर के रहने लग गया। और 50-60 साल से वो जो परिवार है एक भाई का, वो कहीं अलग रह रहा था। तो जो दूसरा भाई था उसके परिवार ने वो जो पुश्तैनी घर था उसको पूरा ही अपना मान लिया, क्योंकि वही लोग रह रहे थे, वो पूरा ही अपना मान लिया कि ये तो हमारा ही है। और ऐसे 50-60 साल बीत गए, इन लोगों को भी आदत पड़ गई, जो ये पुश्तैनी घर था मान लो गांव में, तो इनको आदत पड़ गई ये मानने की कि ये तो हमारा ही है। और इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि 50-60 साल बहुत लंबा अरसा होता है। ये 50-60 साल से उस घर को अपना ही मान रहे थे। और जो दूसरा भाई था उसने व्यवहारिक रूप से उस घर को, पुश्तैनी घर को छोड़ ही दिया था, वो तो कहीं और निकल गया था। और 50-60 साल बाद वो भाई या उस भाई की संतानें लौट करके अचानक एक दिन आ जाएं और कहें कि साहब ये जो घर है पुश्तैनी, इसमें हमारा हिस्सा दे दो, क्योंकि 60 साल पहले याद करो हम भी इसी घर में होते थे। और हम नहीं होते थे तो हमारे बाप दादे होते थे। 60 साल पहले हमारे बाप दादा इसी घर के थे, अब हम लौट के आए, हमारा हिस्सा दे दो। तो फिर क्या होता है? क्लेश होता है ना जी। दोनों ही पक्षों को लगता है कि वो अपनी अपनी जगह सही है। जो पक्ष गांव में ही रुका हुआ था और सदा से उसी पुश्तैनी घर में ही रहता था, वो क्या कहता है? वो कहता है भाई आज तक तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, 60 साल से हम ही यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ की जो मरम्मत है, देखभाल है, सब कुछ हम देख रहे हैं, इस जगह को हमने अपना रखा है, अपना माना है, अपना बनाया है, हमारी इस जगह से अब यादें जुड़ गई हैं। और अब अचानक तुम एक दिन प्रकट हो जाते हो और क्या बोलते हो कि मुझे हमारा हिस्सा दे दो। तुम्हारा हिस्सा कहाँ से आ गया? तो ये लोग अपनी जगह ठीक लग रहे हैं। और जो पक्ष उधर शहर से आया है, वो शहर से भी क्यों आया? क्योंकि शहर में वो बहुत अरमान लेकर के गया था, ऐसा होगा वैसा होगा, पैसा मिलेगा, तरक्की मिलेगी। उनको पैसा तरक्की वगैरह शहर में मिल भी गया, लेकिन शहर में उनकी पिटाई भी हो गई किसी वजह से। क्यों पिटाई हो गई? क्योंकि शहर में उनके पास अपना मकान नहीं था। तो जब पिटाई हो गई तो उनको समझ में आई ये बात कि अपना मकान होना ज़रूरी है। फिर उन्हें ध्यान आया कि हमारा भी अपना मकान हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? गांव में हुआ करता था। तो वो लोग फिर गांव लौट के आए अपने मकान में। तो कह रहे हैं कि ये जो गांव में हमारा है, हमारा ही तो है। कुछ अरसे पहले, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले हम यहीं तो रहते थे, पर काफ़ी समय बीत चुका है। अब दोनों में से किस पक्ष को तुम गलत ठहराओगे? तो वो जो वहाँ तुम देख रहे हो यहूदियों और अरबों के बीच में संघर्ष, वो वास्तव में वही तो संघर्ष है जो घर घर में हर भाई के बीच में होता है। इंसान और इंसान की ही तो लड़ाई है। बस जब घर घर में होता है तो उसमें से जो नुकसान होता है वो बहुत सीमित होता है, पता नहीं चलता। लेकिन हो हर घर में रहा है। आप जानते हो जितने भी सिविलियन केसेस हैं भारतीय अदालतों में, उनमें से अधिकांश परिवारजनों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह हैं जी। ये भी तो जो आप देख रहे हो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही तो है जी। जो आप इजराइल अरब युद्ध देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही तो है। और वो भाई ही हैं। धार्मिक आधार पर भी देखो अगर तुम, तो यहूदी और मुस्लिम भाई भाई हैं। दोनों एक ही धारा से आए हैं, दोनों का स्रोत एक ही है, अब्राहमिक जी। तो एक तरह से दोनों बिल्कुल भाई भाई हुए। 3 भाई हैं, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई, और तीनों उसी जगह से निकले हैं। जेरूसलम तीनों के लिए आस्था का केंद्र है। तीनों ठीक उसी जगह से निकले हैं। तीनों अपना उसको घर मानते हैं और तीनों में अब उस जगह के लिए विवाद चल रहा है।
ये वही तो है जो हर घर में, हर गांव में चलता रहता है, और जिसके कारण दुनिया भर की अदालतों में इतने मुकदमे पड़े हुए हैं। भाई ने भाई पे मुकदमा कर रखा है, या भाई मान लो आपस में प्रेम से भी रहते थे, तो 3 पीढ़ी बाद इस भाई की जो औलादें हैं और 3 पीढ़ी बाद की उस भाई की जो औलादें हैं वो आपस में भिड़ गई हैं। तो जब तक हम इंसान का मन नहीं बदलेंगे ना, तब तक इस तरह के बड़े संघर्ष हमको देखने को मिलते रहेंगे। हमारे जब छोटे संघर्ष होते हैं तो उनको तो हम मान लेते हैं, अरे अरे छोटे मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि जिस इंसान के मन से, जिस इंसान की हस्ती से ये छोटे मुद्दे निकल रहे हैं, उसी से बड़े मुद्दे भी तो निकलने हैं जी। आप इस पूरी कन्फ्लिक्ट से जुड़ा कोई भी आप तथ्य लेकर के आओ, आप यही पाओगे कि वो ऐसी चीज़ है जो हर जगह हो रही है, घर घर में हो रही है। लेकिन जब वो घर में होती है, एक माइक्रो स्तर पर होती है, एक छोटे स्तर पर होती है, तब हम उस पर ध्यान नहीं देते, तब हम कहते हैं अरे कुछ नहीं है, ऐसा ही है। और वही जब एक विशाल रूप और रौद्र रूप धारण कर लेती है और उससे बड़े पैमाने पर हिंसा होने लगती है, तब हमें आश्चर्य हो जाता है और सदमा लग जाता है कि अरे ये क्या हो गया जी। उसको रोका जाना चाहिए इंसान के मन में ही, और इंसान के मन से हिंसा शुरू होती है, इंसान के मन में ही वो समाप्त की जा सकती है, और किसी जगह और किसी तरीके से उसको समाप्त किया नहीं जा सकता। जी, मैं इसमें एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक नैरेटिव है जो मैं खुद भी अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको सुनते सुनते। जब हम मीडिया पे न्यूज़ देखते हैं ना, तो देखने में ऐसा लगता है कि एक है स्टेट और एक है उसके सिटीजन्स। तो हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कुछ कि जो सिटीजन्स हैं वो तो ऐसे हैं कि वो बेचारे हैं, परेशान हैं, और उनके ऊपर स्टेट की अथॉरिटी थोपी गई है जिसकी वजह से एक नैरेटिव प्ले आउट कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखने में ऐसा ही लगता है कि जो आम आदमी है उसकी अपने कुछ मोटिवेशन, एम्बिशन और इच्छाएं होती हैं, और एक स्टेट है जो अपनी कहते हैं इच्छाओं को एक्सरसाइज करता है, और फिर उनसे लड़ाइयाँ होती हैं देशों के बीच में। तो जब हम कहते हैं इजराइल, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इजराइल वासियों से अलग जी कोई बहुत बड़ी ताकत है जी। हाँ, एक एब्स्ट्रैक्शन हमने खड़ा करा है इजराइल जी। अब इजराइल क्या है? जो इजराइल के निवासी हैं वही तो इजराइल है ना, अन्यथा इजराइल क्या है? इसी तरीके से आप जब बोल देते हो गज़ा या फ़िलिस्तीन या हमास बोल देते हो, तो उससे ऐसा लगता है जैसे कि वो जो वहाँ लोग हैं उनसे हट करके, उनसे अलग किसी एंटिटी की बात हो रही है, जबकि वो लोग ही तो है ना जी। और कौन है जी। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमने भले ही कॉन्सेप्ट्स खड़े कर लिए हों, नेशन एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी एक कॉन्सेप्ट होता है, हमने भले ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट कर लिए हों, लेकिन जो बेसिक फैक्ट है वो तो इंडिविजुअल है। ऑल एल्स इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। इंसान जो है वो अकेला एक मूलभूत तथ्य है, और बाकी सब तो एक कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के लिए ये व्यक्ति इसका मित्र है, आप दोनों मित्र हो आपस में, ये जो मित्रता है वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप एक फैक्ट हो जी। और ये भी साहब एक फैक्ट है। तो हमें फैक्ट्स के तल पर बात करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स डोंट फाइट, पीपल डू। ठीक है, तो इजराइल ने आक्रमण कर दिया, इजराइल ने आक्रमण कर दिया। इजराइल ने क्या आक्रमण कर दिया? इजराइल के लोगों की कलेक्टिव विल ने आक्रमण करा है। इजराइल के लोगों की कलेक्टिव विल ने आक्रमण करा है। वो जो मिसाइल दागी गई है वो इजराइल के लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से बनी है जी। वो मिसाइल जिस फैक्ट्री में बनी है उसमें इजराइल के लोग काम कर रहे हैं। उस मिसाइल का जो डिज़ाइन है वो इजराइल के इंजीनियर से आया है, उसकी जो रिसर्च हुई है वो इजराइल के साइंटिस्ट्स ने करी है। जो करा है इंसान ने करा है। तो उसमें आप किसी लैब का नाम लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लें, किसी स्टेट का नाम लें, ये बात सुनने में ठीक है, पर ये तथ्यों को छुपाती है। इंसान ही तथ्य है, इंसान ही वो तथ्य है जिससे युद्ध उठता है, जिससे हिंसा उठती है, और इंसान के ही भीतर उस युद्ध और हिंसा को शांत भी किया जा सकता है, और कहीं नहीं। इस पर एक बात यह है कि इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी जब
जर्मन्स को बाद में पूछा गया था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, तो उन्होंने कहा था कि क्लियर नहीं है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए उन्हें एक्चुअली ले जाया गया था उन जगहों पे जहाँ पर जो होलोकास्ट ये सब चीज़ें हुई थी। हाँ, हम ये मानना बंद कर देते हैं ना कि ये हमसे ही आ रहा है। हमको लगता है हम अलग हैं और स्टेट अलग है। नहीं, आप और स्टेट अलग अलग नहीं हो। खास तौर पे एक लोकतंत्र में तो आप और स्टेट एकदम ही अलग अलग होने का दावा कर ही नहीं सकते, ठीक है। जहाँ तानाशाही है, मान लो जहाँ हिटलर था, वहाँ कुछ हद तक ये दावा करा जा सकता है कि वो जिसके पास सत्ता है उसने हमसे पूछ कर सत्ता नहीं ली है, तो हम और स्टेट अलग अलग हैं। लेकिन वहाँ भी ये बात रह जाती है कि जिसके पास सत्ता है वो तो एक इंसान ही है और आप यहाँ दूसरे करोड़ों इंसान हो। आप करोड़ों इंसानों की रजामंदी नहीं होती तो वो इंसान वहाँ जो है फ्यूहरर बनकर, राजा बनकर नहीं बैठ जाता। तो वहाँ भी ये बात आती है। देखो, जो हमारी बेहोशी हमारे निजी जीवन में रहती है ना, वही बेहोशी हमारे सार्वजनिक जीवन में रहती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों से आप अगर पूछें कि अच्छा बताओ, प्रतिदिन दुनिया में कितनी गायें कट रही हैं, कितनी भैंसें कट रही हैं, कितनी बतख, कितने खरगोश, कितने मुर्गे, कितने बकरे और कितनी भेड़ें और कितनी मछलियां हैं जो मारी जा रही हैं, क्या वो बता पाएंगे? नहीं। खा तो खुद ही रहे हैं पर बता नहीं पाएंगे। हम थोड़ी काट रहे हैं। हम थोड़ी काट रहे हैं। या हमने खाया भी है तो हमने तो साहब 2 मछली खाई थी, तो उसमें कितनी मिलियन मछली प्रतिदिन मारी जा रही हैं वो हमारी क्या जिम्मेदारी है जी। ये साहब हमने खाया भी तो हमने तो 1 मुर्गा खाया था। अब उसमें कितने मिलियन मुर्गे प्रतिदिन मारे जा रहे हैं उससे हमारी क्या जिम्मेदारी है? और हम तो सिर्फ दूध पीते हैं भैंस का, हम उसका चमड़ा थोड़ी निकालते हम हैं। चमड़ा थोड़ी निकालते हैं। तो मैंने क्या किया भाई, तुमने जो किया उसी से वो एक इतना बड़ा आंकड़ा तैयार हो गया है। दुनिया की आबादी है 800 करोड़ की और दुनिया में प्रतिदिन 200-300 करोड़ जानवर काटे जाते हैं प्रतिदिन। और अभी मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनको हम जानबूझ के अपने खाने के लिए मारते हैं। उसके अलावा जो मारे जाते हैं खेती वगैरह के लिए अनजाने में, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा आंकड़ा। हमें नहीं पता ना। हालांकि ये हिंसा करी किसने है? हम नहीं करी है। देखो मजाक देखो, ये हिंसा करी किसने है? हमने करी है। पर हमें नहीं पता हमने इतनी बड़ी हिंसा कर दी है। और हम बहुत निर्दोष होकर के, बहुत मासूम होकर कहेंगे भी कि ये 200 करोड़ मैंने नहीं मारे। पर अगर तुमने भी नहीं मारे, तुमने भी नहीं मारे, तुमने भी नहीं मारे, तुमने भी नहीं मारे, तो किसने मारे? मान लो दुनिया का मतलब है यही, हम जो यहाँ बैठे हुए 5, 8, 10 लोग, मैं कहूँ साहब 200 करोड़ जानवर मरे हैं आज। 200 करोड़ जानवर प्रतिदिन की हम बात कर रहे हैं। तुमने मारे? ये तुमने नहीं मारे। तुमने मारे? नहीं, मैंने भी इतने नहीं मारे, मैंने तो 2 मारे थे बस। आज मैंने 1 मुर्गा मारा, आज मैंने 1 भैंस काटी। तुमने मारे? नहीं, उसने भी नहीं मारे। तुमने मारे? नहीं, उसने भी नहीं मारे। हर आदमी कह देगा मैंने नहीं किया, जबकि हकीकत यह है कि तुम ही सब ने मिला करके इतने मार दिए, या तुमने खुद अपने हाथों से नहीं मारे तो तुम ही सबकी खातिर आज इतने मार दिए गए हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो एग्रीगेशन होता है ना, वो बहुत धोखा देता है, उसमें बड़ा डिसेप्शन है। हर आदमी को लग जाता है मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, और हर आदमी बहुत आसानी से अपना दामन बचाकर निकल लेता है। मैंने थोड़ी किया है, मेरे स्टेट ने करा है साहब, मैंने थोड़ी करा है। हिटलर ने करा है साहब, जर्मन्स ने थोड़ी करा है। इजराइल ने करा है साहब, आम इजराइली ने थोड़ी करा है। हमास ने करा है साहब, आम फिलिस्तीनी ने थोड़ी करा है। भाई तुम्ही ने करा है, तुम्ही ने करा है। और अगर तुमने नहीं काटे, तुमने नहीं काटे, तुमने नहीं काटे, तो इतने जानवर मर कैसे गए? जाहिर सी बात है वो जो जानवर हैं तुम्ही ने काटे हैं या तुम्हारी खातिर काटे गए हैं। तो उनका कटना भी कैसे रुकेगा? अगर हम सब ने ही मिल करके काटे हैं तो उनका कटना भी कैसे रुक सकता है? हमें ही रुकना पड़ेगा इंडिविजुअली। जब एक इंसान रुक जाएगा और एक इंसान रुक जाएगा और एक इंसान रुक जाएगा और एक इंसान रुक जाएगा, तो वो जो 200 करोड़ का आंकड़ा है वो भी रुक जाएगा। पर हम ऐसे नहीं करते, हम सीधे 200 करोड़ की बात करते हैं, हम एक इंसान की बात नहीं करते।
जी। हम एक इंसान की बात नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? ज़्यादातर जर्मन लोगों को यकीन ही नहीं हुआ था, वो मानने को ही नहीं तैयार होते थे गैस चैम्बर जैसा कुछ। कि गैस चेंबर जैसा कुछ होता भी है। उनको लेके भर के ले जाया जाता था बसों में बैठा बैठा के ऑश्विट्ज़, देखो यहाँ पे ये सब है। वो नहीं मान रहे। जब उनके सामने एकदम अकाट्य प्रमाण दे दिए गए तो सैकड़ों हजारों जर्मन ऐसे थे जो सदमे में चले गए। और पहले वो बहुत डिनायल में रहे, बोले हम नहीं मान रहे। 10 साल तक वहाँ लोग डिनायल में रहे कि हम नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, हम मानने को नहीं तैयार है। जिन्होंने मान लिया उनको मनोवैज्ञानिक सदमा लग गया कि ये हमने क्या कर डाला, हमसे हुआ है। हो तो रहा ही था, रोज तुम्हारे ही सामने हो रहा था, तुम्हारे ही बीच से यहूदी उठा के ले जाते थे और गायब हो जाते थे। तुमने सोचा नहीं कि इस घर के जो यहूदी थे, मेरा पड़ोसी था यहूदी, एक दिन उनको यहाँ से गाड़ी आई पुलिस की, उनको लेके चली गई और कभी लौट के नहीं आई। वो कहाँ है? आपने सोचना नहीं चाहा क्या? घरों के बाहर निशान लगा दिए गए। घरों के बाहर निशान लगाए जा रहे हैं, आपके पड़ोसी गायब हो रहे हैं, आपके दफ्तरों से यहूदी गायब हो रहे हैं। 60 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है। 60 लाख कोई छोकड़ा, जर्मनी की आबादी का वो एक अच्छा खासा प्रतिशत है। आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा था? लेकिन हर आदमी तब ये कहता है नहीं मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, नहीं मैंने नहीं देखा। साहब आप ही जिम्मेदार हो, आप ही जिम्मेदार हो। हाँ, जो कुछ हो रहा है वो इंडिविजुअल लेवल पर ही हो रहा है। ये मेरी बात बहुत लोगों को गले नहीं उतर रही होगी। वो कहेंगे नहीं स्टेट इज द एक्टर जी। या हमास इज द एक्टर और द यूएस इज द एक्टर। मैं कह रहा हूँ द इंडिविजुअल इज द एक्टर एंड अनलेस द इंडिविजुअल ओन्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी नथिंग कैन चेंज। और चीज़ें इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि इंडिविजुअल सोचता है दैट समबडी एल्स इज द एक्टर। हर इंडिविजुअल यही सोच रहा है कोई और कर रहा है ना, उसमें मेरा क्या रोल है, मैं क्या, मैं तो जानता ही नहीं, मेरा कुछ नहीं है। इसमें एक बात अभी और निकल के आ रही है, मैं सोच रहा हूँ अभी कि एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन जाती है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि ये मेजॉरिटी की विल है, माइनॉरिटी अभी ऐसी है जो उसके साथ खड़ी नहीं है। ये जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी के साथ कोएग्जिस्ट कर रही है ना। तो उनकी विल होगी और आप उनकी विल के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हो। आपकी विल अगर एकदम नहीं होती तो मेजॉरिटी ये काम नहीं कर पाती। आपने भी मेजॉरिटी के काम को कहीं ना कहीं एक टैसिट सैंक्शन तो दे ही रखा है बाय कोएग्जिस्टिंग। भाई आपके घर में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हों, मान लो मनुष्यों की हो रही, मनुष्यों की नहीं हो रही तो जानवर काटे जा रहे हैं, और आप उसी घर में मस्त रहते भी चले आ रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके कपड़ों पर खून के छींटे नहीं हैं? जी। और वो जो हत्याएं हो रही हैं उन्हीं हत्याओं से खाना पीना चलता है, वही मांस घर में पकता है, वही जो जानवर है उसकी बिक्री होती है, उससे घर का पूरा खर्चा चलता है, आपका भी खर्चा उसी से चलता है। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं नहीं घर के 6 लोग हैं जो ये सब करते हैं, मैं नहीं करता, मैं तो माइनॉरिटी हूँ, मैं इस गुनाह से मुक्त हूँ? आप कैसे मुक्त कह सकते हो अपने आप को? मैं इस बात को डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेट कर पा रहा हूँ कि घर के अंदर, एक परिवार के अंदर यदि ऐसा कुछ होता है तो बाकी 4 लोगों को बोलने का हक नहीं है कि हम नहीं करते। बिल्कुल। ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की ही है, और जब तक हम इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे तब तक कुछ और नहीं बदल सकता। कारण बहुत सीधा है, द ओनली कॉन्शियस यूनिट इज द इंडिविजुअल। स्टेट्स आर नॉट कॉन्शियस यूनिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कॉन्शियस यूनिट्स। इजराइल के पास कोई चेतना नहीं है, पर एक इजराइली के पास चेतना है। फिलिस्तीन के पास कोई चेतना नहीं है, पर एक फिलिस्तीनी के पास चेतना है। तो सोचना फिलिस्तीनी को पड़ेगा, लेकिन फिलिस्तीनी कहता है मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, जो कर रहा है फिलिस्तीन कर रहा है या हमास कर रहा है। तो आप एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अनकॉन्शियस एंटिटीज के ऊपर डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी डाल देते हो। वो डिसीजन मेकिंग कैसे कर लेंगे? उनमें तो कॉन्शियसनेस ही नहीं है। निर्णय लेने के लिए चेतना चाहिए। जिसके पास चेतना ही नहीं है, जो स्वयं बस एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक सिद्धांत है, एक कॉन्सेप्ट है, वो निर्णय कैसे ले लेगा? वो निर्णय ले नहीं सकता। निर्णय कौन ले सकता है? मात्र इंसान, जो मनुष्य है, जो इंडिविजुअल है, वही ले सकता है। और वो निर्णय लेने की अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है, क्या बोल करके कि निर्णय तो साहब उसको एंटिटी को लेना है, निर्णय तो वो लेंगे वो लेंगे वो लेंगे। अरे वो निर्णय कैसे ले लेंगे? वो तो एक कॉन्सेप्ट है, बस निर्णय तुम लो ना। बदलाव मात्र इंडिविजुअल से आ सकता है, मनुष्य से आ सकता है। और वो जब तक वहाँ नहीं आएगा तब तक आप कितना भी पीस प्रोसेस चला लो, उसकी दुर्गति ही रहनी है जैसी अभी तक रही है।
और बीच बीच में थोड़ा शांति का काल आ जाता है, इससे हमें भ्रम हो जाता है कि हमारे तरीके सही हैं और हमारी दिशा सही है, ऐसे ही शांति आ जाएगी। ऐसे शांति नहीं आ जाती। जब तक इंसान का दिल नहीं बदलता ना, तब तक कुछ नहीं बदलता। मैं एक बात बता देता हूँ आपको, इजरायलियों ने कह दिया कि एवरी हमास मैन इज़ अ डेड मैन। ठीक है, ये जो नफ़रत होती है ना, नफ़रत, ये कैंसर के सेल की तरह होती है। कैंसर की सेल जानते हो ना, एक जगह हो तो वहीं नहीं रह जाती, वो दूसरी जगह पहुंच जाती है, मैलिग्नेंट हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर है वो, यहाँ से पता नहीं चलते चलते पता चलेगा वो यहाँ पे कैंसर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। ठीक है, आपके पास अलकायदा था, आपने कहा अलकायदा तो हमने ख़त्म कर दिया, उसी से क्या बन गया? इस्लामिक स्टेट। आप जो एक हमास के बंदे को मार रहे हो, उसको आपने मार दिया है, उसके भीतर जो नफ़रत थी वो तो आपने नहीं मिटा दी ना। 4 और खड़े होंगे, क्योंकि इंसान का मन नहीं बदला है। बिल्कुल, उसको जैसे बोल रहा हूं, मन तो बदला नहीं ना। जब तक इंसान का मन नहीं बदलोगे तब तक शांति नहीं आ सकती है। नफरत रक्तबीज जैसी होती है, गर्दन काटोगे खून के छींटे ज़मीन पे गिरेंगे, उससे 5 और खड़े हो जाएंगे। नफरत ऐसी चीज़ होती है, तुम किसी को पूरा ही काट डालो तो भी और पैदा हो जाएंगे इधर उधर से नफरती। तुम किसी की पूरी कौम ही मिटा दो तो भी और दूसरे पैदा हो जाएंगे नफरत करने के लिए, क्योंकि तुमने नफरत का बीज तो मिटाया ही नहीं है ना, वो तो इंसान के दिल में है। और मतलब दुखद से दुखद बात ये कि यहाँ जो नफरत का बीज है वो धर्म ग्रंथों में है। दोनों ही पक्ष अपने अपने धर्म ग्रंथ उठा करके भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि उसको मिटना है, इसको मिटना है। देखो हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि उनको मिटना होगा, वो कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ तो लिखा हुआ है कि यहूदियों को मिटना होगा, यहूदी मिट के रहेंगे। जब दिलों में इतनी नफ़रत भरी हुई है तो वो नफ़रत बमों के धमाकों में कैसे नहीं सुनाई देगी? आप दिलों की नफ़रत मिटाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, ऊपर से आप कोई पीस प्रोसेस ला देते हो, कोई पॉलिसी ला देते हो, कोई अकॉर्ड ला देते हो और आप सोचते हो उससे शांति आ जाएगी, उससे नहीं आ जाएगी। जी, तो फिर यहाँ पे तो ये बात ठीक ही लगती है सुनने में कि जितनी भी हिंसा हुई है इतिहास में और आज भी, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं है तो धर्म ही। क्योंकि चाहे वो क्रूसेड्स रही हों जो बीच में क्रिश्चियनिटी और यहूदी और इस्लाम के बीच में रही थी, या आज भी हम जो भी कुछ देख रहे हैं उसमें धर्म कहीं ना कहीं होता ज़रूर है सेंट्रल पॉइंट में। देखो, इंसान कुछ भी करे उसमें धर्म तो होगा ही, क्योंकि इंसान अकेला प्राणी है जिसके लिए एक सही निर्णय होता है और एक गलत निर्णय होता है। जानवर के लिए कोई निर्णय सही या गलत नहीं होता। जानवर को तो बस अपना पेट चलाना है और अपना आराम देखना है, छांव देखनी है, सो जाना है, खाना पीना है और अपना प्रजनन करना है। जानवर के लिए सही गलत निर्णय कुछ नहीं होता। इंसान अकेला है जिसको सही निर्णय करना है और इंसान अकेला है जिसके कुछ निर्णय गलत होते हैं। तो इंसान के निर्णयों का जो फ्रेमवर्क है ना, वही धर्म कहलाता है। धर्म कहलाता है, ठीक है। तो उस फ्रेमवर्क में आपने सही निर्णय कर लिया तो निर्णय धार्मिक है, धर्म की दृष्टि से सही। उस फ्रेमवर्क में आपने गलत निर्णय कर लिया तो अधार्मिक है। तो आप कोई भी गलती करोगे, वो गलती है तो धार्मिक गलती ही, क्योंकि इंसान हो ना तभी तो गलती करी है। और इंसान का जो पूरा कामकाज है वो चलना तो धर्म के फ्रेमवर्क में ही है ना। ये जो लोग अपने आप को नास्तिक या एथीस्ट या एग्नोस्टिक बोलते हो, वो भी राइट और रॉन्ग का तो फैसला करते हैं ना। व्हाट मस्ट आई डू, ये डिलेमा, ये किंग कर्तव्य मूढ़ता तो उनमें भी रहती है। यही तो धर्म है जी। मैं अभी क्या करूं, मैं किस दिशा बढ़ूं, मैं हूं कौन, अतः मेरा कर्तव्य क्या है, इसी का निर्धारण तो धर्म है ना। और ये प्रश्न तो हर मनुष्य के सामने हर समय रहता है। तो अगर इंसान कुछ अच्छा करे तो वो भी धर्म ने करवाया,
और इंसान अगर कुछ बुरा करे तो वो भी इसीलिए हुआ है क्योंकि इंसान को अपने धर्म का पता नहीं था। धर्म माने राइटनेस, औचित्य, सम्यकता। व्हाट इज राइट, राइटनेस कहाँ है, गुडनेस कहाँ है, वेलनेस किधर है, यही जानना तो धर्म है ना। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो एक तरह से कहा जा सकता है उसका कारण ये है कि इंसान को अपना धर्म नहीं पता। जब इंसान को धर्म नहीं पता होगा तो अपना भी सर फोड़ेगा, दूसरे का भी सर फोड़ेगा, और क्या करेगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंसान कुछ अच्छा करेगा तो वो भी धर्म से ही आएगा, कुछ बुरा करेगा तो वो भी धर्म से। वो धर्म के अभाव से आया है, वो धर्म के अभाव से आया, या वो गलत अपने धर्म को इंटरप्रेट कर लेने से आया है। क्योंकि अपनी नज़र में तो हर आदमी हर समय अच्छा ही काम कर रहा होता है, सही काम कर रहा होता है, पर आप मान रहे हो कि सही काम कर रहे हो, पर आपने ठीक से उसमें जांच पड़ताल नहीं करी है, जिज्ञासा नहीं करी है, ठोक बजा के देखा नहीं है, तो आपने बस मान लिया कि यही सही है जबकि वो है गलत। तो ये अधर्म हो गया। लेकिन अधर्म भी आप यही सोच के करते हो कि यही धर्म है। धर्म की इस गलत परिभाषा के कारण ही इस तरह की चीज़ें प्रचलित है कि अधिकतर जो हिंसा हुई है वो धर्म के कारण हुई है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत मज़ेदार बात है, पर मूर्खतापूर्ण ज़्यादा है जब लोग बोलते हैं कि धर्म ही तो दुनिया के सब दुखों का कारण है और धर्म जब तक रहेगा तब तक हिंसा रहेगी। वो धर्म का मतलब ही नहीं जानते। धर्म का मतलब होता है सबसे पहले अपने आप को जानना, और अपने आप को जान करके ये देख पाना कि अब अतः मुझे जीना कैसे है, मुझे जीना कैसे है। तो हिंसा अगर होती है तो धर्म के अभाव के कारण होती है। लोग कहते हैं कि एक धर्म की मान्यताएं दूसरे धर्म की मान्यताओं से कभी मेल तो खाएंगी नहीं, और मान्यताओं का संघर्ष होगा, तो धर्म का तो मतलब ही है हिंसा। साहब, धर्म का मतलब मान्यता होता ही नहीं है। किसने कह दिया? धर्म का तो मतलब होता है मान्यताओं पे सवाल उठाना। और जो लोग धार्मिक नहीं भी हैं, मान्यता तो वो भी पकड़ते हैं। मान्यता तो मन की बीमारी है, धर्म का काम है मन की बीमारी दूर करना, माने मान्यता पर सवाल उठाना। हाँ, मन इतना जिद्दी हो सकता है और इतना कुटिल हो सकता है कि वो धर्म को भी मान्यता बना दे, लेकिन मन ने धर्म को मान्यता बना दिया, इससे धर्म मान्यता नहीं हो गया। मन धर्म को विकृत कर दे, इससे धर्म का अर्थ विकार नहीं हो गया। हमने धर्म खराब कर रखा है, इससे धर्म खराब नहीं हो गया। इससे यह साबित होता है कि हम बड़े खराब लोग हैं। पर यह मानने की जगह कि हम बड़े खराब लोग हैं, हम घोषित कर देते हैं कि धर्म बड़ी खराब चीज़ है। साहब, आप इतने खराब हैं कि आपने अपनी बीमारी के में जो दवाई मिली थी आपको, आपने अपनी दवाई को भी अपने लिए जहर बना लिया। धर्म बीमार मन की दवाई है। हाँ? और बीमारी इतनी ज़बरदस्त हो कि आप उस दवाई को भी किसी तरीके से जहर बना लें, तो मतलब दाद देनी चाहिए आपकी बीमारी की। पहले तो आपने दवाई को जहर बना लिया और फिर आपने कहा ये जो दवाई है इसी कारण तो हम बीमार हुए हैं। तो फिर से मैं उसी बात पे आ जाऊँगा कि यानी ऐसा कह सकते हैं कि इंसान की लड़ने की टेंडेंसी है, पर वो कह देता है कि हम धर्म की वजह से लड़ रहे हैं। इंसान की लड़ने की टेंडेंसी, वो कहता है धर्म की वजह से लड़ रहे हैं, कभी वो कहता है राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, कभी वो कहता है ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। लोग आते हैं कहते हैं इजराइल हमास की तो साहब जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है। अरे जियो पॉलिटिकल क्या है? अब तुम्हें लड़ना है उसके लिए तुम्हें कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। इस नाम से नहीं लड़ोगे तो उस नाम से लड़ोगे। कुल मिलाकर बात यह है कि तुम्हें लड़ना है। और ये जो लड़ाई है ये देखने के लिए तुम्हें टीवी चैनल क्यों ऑन करना है? आजकल टीआरपी खूब बढ़ती हैं। जब इजराइल हमास का आता है उसमें वो दिखाते हैं दन आके एक के बाद एक रॉकेट फायर हो रहे हैं, उसमें वो दिखाते हैं कि टैंक जो है वो घुसे चले जा रहे हैं, उसमें वो दिखाते हैं अस्पताल पे बम गिर गया, लाशें निकल रही हैं, उसमें वो दिखाते हैं कि देखो कैसे बच्चे बेचारे मरे पड़े हैं छोटे। वो ये सब दिखा रहे हैं कि हिंसा हो रही है, हिंसा। वो हिंसा आपको अपने घर में नहीं दिखाई देती है क्या? हाँ, लड़ना आपको है ही। लड़ाई के दृश्य देखने के लिए आपको मिडिल ईस्ट क्यों जाना है? लड़ाई के दृश्य देखने हैं तो आप अपने घर में देखो और अपने मन में देखो। इंसान तो लगातार ही हिंसारत है ना। पति पत्नी लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, माँ बेटी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है। अपने घर के अंदर देख लो क्या चल रहा है। हर तरीके की हिंसा नहीं दिखाई दे रही क्या वहाँ पे घर में अपने? पर मैं इसमें एक चीज़ फिर से पूछना चाहूँगा। एक पत्नी ने अपने पति को बिलन मारा,
और हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट मारा, इन दोनों बातों को हम फिर भी कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दोनों को ही कुछ चाहिए, दोनों को ही कुछ चाहिए। दोनों जिस पर कुछ मार रहे हैं उससे कुछ चाह रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। जो चाह रहे हैं वो मिल जाए तो दोनों कम से कम कुछ देर के लिए संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे। और वो अपने आप को जानते नहीं, मन की जो मांग है वो अनंत है। कुछ देर के लिए संतुष्ट होकर बैठेंगे, उसके बाद फिर खड़े हो जाएंगे, किसी और बहाने से कुछ और मांगेंगे। किसकी संतुष्टि हो गई है? हर देश को सेना क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि हर देश को खतरा है कि पड़ोसी कभी भी चढ़ बैठेगा। क्योंकि कोई भी संतुष्ट नहीं है, उसके पास कितने संसाधन हैं, कितनी ज़मीन है, कोई नहीं। मौका मिलने की बात है, मौका मिला और पड़ोसी आके आपकी ज़मीन हथिया लेगा। ज़मीन हथिया सकता है, कुछ भी और चीज़ कर सकता है वो आपके साथ। इंसान जब तक भीतर से भूखा ही बना हुआ है ना, तब तक वो हिंसा करता ही रहेगा। पति पत्नी का भूखा है, पत्नी पति की भूखी है कुछ पाने के लिए। उसको भूख है इससे कुछ निकाल लूँ, उसको भूख है उससे कुछ पालूँ। वही भूख हमें फिर राष्ट्रों के बीच भी दिखाई देती है, समुदायों के बीच भी दिखाई देती है। सब लगे हुए हैं दूसरे से कुछ पालूँ, कुछ हासिल कर लूँ। भाई एक दूसरे भाई से कुछ उगाह लेना चाहता है, दुकानदार ग्राहक से कुछ उगाह लेना चाहता है, हर व्यक्ति दूसरे से कुछ उगाहने में लगा हुआ है। अब जो वेस्ट बैंक है उसमें इजराइल ने अपने सेटलमेंट्स बनाए हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे उनका आकार बढ़ा रहा है और फिलिस्तीन की ज़मीन खाता चला जा रहा है। पेट ही नहीं भर रहा, धीरे धीरे करके उसमें अपना ऐसे ऐसे बढ़ाता जा रहा है और वो अपनी ज़मीन उनकी खाता चला जा रहा है। चीन भारत की ज़मीन के साथ क्या कर रहा है? क्रीपिंग एक्विजिशन। वो धीरे धीरे करके ये 100 मीटर 400 मीटर ऐसे करके कई किलोमीटर अंदर घुसता चला आ रहा है, उसका पेट ही नहीं भर रहा। इतना बड़ा देश है चीन, इतना बड़ा उसके पास क्षेत्र है, ज़मीन देखो उसकी इतनी सारी ज़मीन है और बहुत सारी ज़मीन वो पहले ही खा चुका है। जो ओरिजिनल चाइना है जी, वो तो ज़्यादा वो है जो पूर्व की तरफ है। इंडिया से बॉर्डर ही मैच नहीं, इंडिया से उसका कोई बॉर्डर नहीं है, वो समुद्र से सटा हुआ जो इलाका है पूरा, वो वास्तविक चीन है। उसके बाद से उन्होंने तिब्बत खा लिया और जो सदर्न मंगोलिया वाला इलाका है वो उन्होंने पूरा खा लिया और वो इधर की तरफ आ गए, जिधर ये जिनजियांग वाला इलाका है ये इन्होंने पूरा उठा लिया। अभी लेकिन उनका पेट नहीं भर रहा, अभी उनको अरुणाचल चाहिए, बोलते हैं ये भी तिब्बत का इलाका है, दे दो। लद्दाख की ज़मीन वो आप जानते ही हो, हर 2-4 महीने में और आगे बढ़ जाते हैं और आपकी ज़मीन। किसका पेट भर रहा है? पेट भर गया होता तो राष्ट्रों को मैं कह रहा हूँ सेनाएं रखनी नहीं पड़ती ना। जी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे जब हम दो पक्षों को लड़ते हुए देखते हैं, खासकर इजराइल और फिलिस्तीन वाली जो लड़ाई चल रही है, इसमें हमें उनके पीछे की हिस्ट्री भी बताई जाती है। तो हम देखते हैं किस तरह से यहूदियों का पिछले 2000 साल में कम से कम 13 बार विस्थापन हुआ है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ, किसी मतलब कोई एक एंटिटी है जिसको हम बोलते हैं यहूदी, और उसके साथ 2000 साल में कुछ बुरा हुआ है और अब जाकर फिर वो अपना एक नेशनहुड कहते हैं रीइंस्टेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे फिर ऐसा एक, जैसे आप अभी जिसकी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फिर ऐसा लगता है कि नहीं, कोई एक कॉन्क्रीट एंटिटी है। देखो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ पिछले 2000 साल में बुरा नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ नहीं हुआ है क्या? इनके साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है। हम में से ऐसा कौन है जिसके अतीत में शोषण, चोट, अन्याय, दुख ना बैठा हुआ हो? ये बता दो। अतीत में मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर इसकी बुनियाद पर मुझे आज हिंसा करनी है तो दुनिया के एक आदमी को फिर हिंसा का अधिकार है। किसी का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जिसमें शोषण, दुख और अन्याय और चोट न हो, किसी का नहीं मिलेगा। हमास ने क्या बोला? हमास ने बोला अरे ये हम ऐसे करते थे, अल-अक्सा मस्जिद में आकर के इन्होंने वहाँ पर मारपिटाई कर दी, तो इसीलिए हमने आकर के इनके 1500 लोग मार दिए, सिविलियन मार दिए। हमास ने कोई इजरायली सैनिक थोड़ी मारे हैं। हमास ने सीधे घुस के जो इजराइल के आम नागरिक थे उनको मार डाला। उनके पास अपना तर्क है, वो कह रहे हैं कि इजराइल ने अल-अक्सा मस्जिद में गड़बड़ करी थी तो हमने जाके मार दिया। अतीत का हवाला दे करके तो फिर कुछ भी तुम करो उसको न्यायोचित ठहरा सकते हो, और ये इंसान की फितरत है। यहाँ भी बात संगठनों की नहीं है,
देशों की नहीं है, हर इंसान का यही रहता है। तुम देखना आज दुनिया में कोई इंसान हो आपके घर में, मोहल्ले में, आपके आसपास, जो किसी तरह का कोई कुकर्म कर रहा हो, आप उससे पूछोगे भाई ये क्यों कर रहे हो तुम ये, वो हमेशा यही बताएगा क्योंकि मेरे साथ भी अतीत में गलत हुआ था। मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे एक इंसान दिखा दो जिसके अतीत में कहीं कुछ गलत ना हुआ हो। तो अतीत के ही अगर अन्याय का आपको सहारा लेना है तो फिर हर इंसान को हक मिल गया रिवेंजफुल होने का, बदला लेने का, मार पिटाई करने का, बहुत कुछ करने का। और शायद इसीलिए हम याद रखने में बहुत उत्सुक होते हैं कि हमारे साथ अतीत में क्या क्या गलत हुआ है। जिसको विक्टिम कार्ड बोलते थे। विक्टिम कार्ड खेलने को हमेशा तैयार रहते हैं, और वो विक्टिम कार्ड हर इंसान खेल सकता है। वो विक्टिम कार्ड यहूदी खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है। दुनिया में जितने यहूदी थे उनके 1/3 से ज़्यादा मार दिए गए हिटलर ने। इससे बड़ा प्रोग्राम और क्या होगा। इतनी बड़ी तादाद में, इस अनुपात में, तो किन्हीं भी लोगों का दुनिया के इतिहास में सफाया नहीं हुआ है जी। मेरे ख्याल 1.5 करोड़ यहूदी थे 1940 के आसपास जी। और उसमें से 60 लाख। बहुत बड़ा अनुपात है ये, 1/3 से ज़्यादा जी। तो यहूदी बिल्कुल बोल सकते हैं हमारे साथ जना बुरा हुआ। और फिर जब हमारा देश बना तो हमारा देश बनने के अगले ही दिन ये सब अरब राष्ट्रों ने मिलकर हम पे चढ़ाई कर दी, फिर एक और लड़ाई करी, फिर एक और लड़ाई करी। ये हम पे 4 बार अब तक आक्रमण कर चुके हैं। और आक्रमणों के अलावा ये दिन रात हम पे रॉकेट मिसाइल दागते ही रहते हैं। कभी इनके आतंकवादी घुस जाते हैं, कुछ हर तरीके से सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, हर तरीके से हमें दुखी करते हैं। तो हमें फिर पूरा हक है कि हम जा कर के गज़ा में हम बॉम्बिंग कर देंगे। तुम जा कर के फ़िलिस्तीनियों से बात करो, उनके पास भी एक बहुत वैध तर्क है जी। आपको मानना पड़ेगा कि इनके साथ भी गलत हुआ है। वो कहेंगे हमारी ज़मीन थी, हमें वहाँ से विस्थापित कर दिया गया है, हमारे पास आय का जरिया नहीं, हमारे पास पढ़ाई लिखाई का जरिया नहीं, और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो किसी भी स्तर की नहीं हैं। और आप फ़िलिस्तीन में मतलब वेस्ट बैंक में वहाँ पर अपार्थीड जैसी सिचुएशन है कि फ़िलिस्तीनियों के साथ जो वहाँ पे अरब हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अरे इनके साथ भी गलत हो रहा है। वो कहेंगे हमारे साथ गलत हो रहा है, हम मारेंगे। दूसरा पक्ष कहेगा हमारे साथ गलत हुआ है पीछे, तो हम भी मारेंगे। यही बात तो घर घर में होती है ना, घर घर में होती है। आप कोई रिश्ता ले लीजिए, आप पति पत्नी का रिश्ता ले लीजिए, पत्नी को याद रहेगा, पत्नी पति से बोलेगी जब मैं नई नई ब्याह के आई थी तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, तब तो मैं बिल्कुल एक मासूम लड़की थी, मैं कुछ जानती नहीं थी, तुम्हारी माँ ने मेरे साथ बड़ी कुटिल चालें खेली, तो मैं आज तक बदला लेती रहूँगी। और आज मैं बदला किससे ले रही हूँ? मैं आज बदला तुम्हारे भाई से लूँगी। और तुम्हारे भाई का ब्याह हुआ, उसकी पत्नी आई है, मैं उससे बदला लूँगी, मैं सबसे बदला लूँगी। कारण मेरे साथ अतीत में गलत हुआ। पति कुछ और बता देगा, मेरे साथ भी तो गलत हुआ था, तो पति कहेगा मैं तुझसे बदला लूँगा, तेरे घर वालों से बदला लूँगा। तो ये तो इंसानी फितरत है। चूंकि हमें दूसरे का शोषण करना है, इसीलिए दूसरे का शोषण करने के हम बहाने खोजते ही रहते हैं। हमें तो मार मचानी है, हमें तो मांस खाना है, उसके लिए कोई भी हमें तरीका मिल जाए वो चलता है। एसोप की कहानी है एक जी। तो उसमें एक भेड़िया है और एक मेमना है। भेड़िया है, मेमना है। तो नदी बह रही है ऐसे बाएं से दाएं की ओर, ऊपर से नीचे को, बाएं से आके दाएं की ओर नदी बह रही है। और भेड़िया इधर खड़ा हुआ है बाईं तरफ और पानी पी रहा है नदी में, और मेमना इधर खड़ा होकर दाएं में पी रहा है पानी। तो भेड़िया मेमने को देखता है और मेमने से बोलता है बदतमीज मेमने, तू मुझे अपना जूठा पानी पिला रहा है, अब तो तुझे सजा मिल के रहेगी। मेमना बोलता महाराज नदी उधर से इधर को आ रही है, जूठा तो मैं आपका पी रहा हूं, तो आप मुझे माफ़ करें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो बोलता है कि जबान लड़ाता है ये आज का छोकरा, तूने नहीं किया, हाँ, पर कल ही तेरी जो माँ है वो मुझे उल्टी सीधी बातें बोल के गई है,
बोलता है महाराज मेरी माँ को 1 हफ्ते पहले आप मार के खा चुके हो, मेरी माँ कल आपको कैसे उल्टे सीधे बोल बोल के जाएगी। तो बोलता है अभी पिछली बार अभी मैंने इसको चेतावनी दी थी ज़बान मत लड़ा, पर वार्निंग के बाद भी इसने दोबारा मुझसे ज़बान लड़ाई और वो उस पर कूद पड़ता है और उसको मार के खा जाता है। तो हमें तो मार के खाना है और उसके लिए हर चीज़ एक बहाना है। बहाने तो बहुत निकल आएंगे, बात बस इतनी सी है कि नीयत ख़राब है इंसान की, और इंसान को जब तक यहाँ से दिल से नहीं ठीक करोगे, उसकी नीयत की शुद्धि नहीं करोगे, हिंसा चलती रहेगी। घरेलू हिंसा पर मैं एक आंकड़ा देख रहा था, पेंडेमिक के समय में इजराइल में घरेलू हिंसा की घटनाएं 300% बढ़ गई और पैलेस्तीन में 40% औरतों ने एक सर्वे हुआ था वो घरेलू हिंसा के शिकार है। ये मतलब समझो तुम, अब पेंडेमिक चल रहा है तो बाहर निकल के उसको मारने नहीं जा सकते, जिसको मारने जा रहे हो उसके ज़्यादा निकट चले गए मारने के लिए भी। ख़ास तौर पे जो फ़िलिस्तीन वाले हैं उनके पास बहुत कोई आधुनिक चीज़ें नहीं होती, वो तो कई बार स्टैबिंग करते हैं घरों में घुस के। अब जिसको तुम चाकू मारने जा रहे हो उसको कोविड था तो चाकू ही मारने में तुम्हें भी कोविड लग जाएगा, तो उन दिनों आपस में तो मार पिटाई ज़्यादा कर नहीं सकते। तो जब लॉकडाउन लग गया तो वो जो मार पिटाई आपस में करते थे यहूदी और फ़िलिस्तीनी, वो उन्होंने अपने अपने घरों में शुरू कर दी, क्योंकि लड़ाई तो करनी ही है ना, किसी न किसी को मारना है। अगर मैं यहूदी को नहीं मार सकता तो अपनी बीवी को मारूंगा, और यहूदी भी यही बोल रहा है, अगर आप भी मैं फ़िलिस्तीनी को नहीं मार सकता तो मैं भी अपनी बीवी को मारूंगा, क्योंकि मारना तो है ही। क्यों मारना है? क्योंकि यहाँ जानवर एक बैठा हुआ है, भेड़िया यहाँ बैठा हुआ है, उसी भेड़िए को इंसान बनाने का नाम धर्म है। तो अब वो जानवर धर्म को एक बहाना भी बना सकता है लड़ाई करने का, और वो अगर धर्म के सही मतलब पे पहुंच जाए तो उससे उसका ये नीयत की बात होती है, ये नीयत की बात है। और ये इसकी भी बात है कि धर्म का सही अर्थ आपको कभी पढ़ाया भी गया है या नहीं। पर अभी जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस वक्त जो भी करंट सिचुएशन है वहाँ पे, तो गज़ा स्ट्रिप में प्रॉपर ब्लॉकेट लगा दिया गया है। तो वहाँ बता रहे हैं कि खाना, आपका तेल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं इजराइल की तरफ से, क्योंकि पहले उन्हीं की तरफ से वहाँ पहुँच रहा था। और अब वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर वहाँ की 2.2 मिलियन यानी 22 लाख लोगों की यदि आबादी थी तो उसमें से 14 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं वहाँ पे, अब लोग नहीं बचे हैं। तो नॉर्थ से तो अब उसका देखने में एक जो दिख रहा है, हम ये बिल्कुल जैसे आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक होगी कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो हिंसा बैठी है वही बाहर प्ले कर रही है, पर इसका जो हम एक तरह से देख रहे हैं रिपरकशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि एक पूरी कलेक्टिव पॉपुलेशन को मिल रहा है। तो फिर अगर उसको रेक्टिफाई किया जाएगा तो इंडिविजुअल लेवल पे कैसे रेक्टिफाई करेंगे? और नहीं, देखो जो कलेक्टिव पॉपुलेशन को मिल रहा है, फिर बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति जिम्मेदार है, इसीलिए हर व्यक्ति भुगतता है। हर व्यक्ति, अगर इजराइल की सेना कुछ कर रही है तो उसकी फंडिंग इजराइल के लोगों ने ही करी है, ठीक है ना। इजराइल की सेना कुछ कर रही है तो उसको मैंडेट इजराइल की जनता से ही मिला है, ठीक है। इसी तरीके से 20 लाख कुल गजा की आबादी, उसमें से 50 लाख जो हमास के उग्रवादी, 50,000 जी, 20 लाख की आबादी में 50,000 उग्रवादी, मतलब समझ रहे हो। वहां पे तो हर घर से हमास का एक बंदा है, और वो उतना छोटा सा क्षेत्र, आपने खुद ही बोला नोएडा बराबर जी, नोएडा जिला नहीं, नोएडा शहर बराबर, एकदम ही छोटा सा एक क्षेत्र। उस छोटे से क्षेत्र में सैकड़ों ट्रेनिंग सेंटर, माने वहाँ के एक एक निवासी को पता है ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो सभी साझेदार हैं ना। हमास जो भी कुछ कर रहा है उसमें गजा का आम नागरिक पूरे तरीके से सम्मिलित है कि नहीं है। तो हम क्यों मान रहे हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है जो किसी संगठन ने करी है? आम आदमी भी तो उसमें शामिल है भाई। इतनी छोटी सी जगह से 5,000 रॉकेट शुरुआत हुई थी, 5,000 रॉकेट फायर हुए थे। इतनी छोटी सी जगह से 5,000 रॉकेट फायर हुए हों
तो वहाँ एक एक आदमी जानता है ना कि रॉकेट कहाँ रखे हैं, कौन फायर कर रहा है, किस जगह से फायर कर रहा है, सब जानते हैं ना। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि आम आदमी तो बेगुनाह है? एक एक घर से वहाँ हमास का उग्रवादी निकल रहा है ना। और हमास का भूलना नहीं, हमास का ऑब्जेक्टिव जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो उन्होंने ऑफिशियली औपचारिक रूप से घोषित कर रखा है, वो ये नहीं है कि उनको 2 स्टेट्स चाहिए जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, कि उनको एक फ्री पैलेस्टीन चाहिए। नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव है टू वाइप इजराइल आउट फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। वो तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हमें इजराइल को मिटा ही देना है। वो तो एक घोषित आतंकी संगठन है ही है, जो कि चाह ही यही रहा है कि मैं वो ये भी नहीं कह रहे कि हमें फिलिस्तीन चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे तो इजराइल को ही मिटा देना है। तो जहाँ कहीं भी जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी जिम्मेदार है। जब इजराइल की सरकार वेस्ट बैंक में तरह तरह की ज़्यादतियाँ करती है, तो इजराइल के लोगों की सहमति से ही तो कर रही है कि नहीं? वो सहमति लिखित में नहीं ली जाती, पर आप जब वोट दे रहे हो, अब नेतन्याहू हैं इनके, वो एक्सट्रीम राइट विंगी हैं, आपने उनको जब वहाँ सत्ता पे चढ़ाया, तो आपने ही चढ़ाया ना, तो अब जिसको चढ़ाया है वो जो कुछ कर रहा है, उसका नतीजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। वहाँ पर गजा में कहाँ रहते हैं हमास के लोग? आम लोगों के घरों में, अस्पतालों में, स्कूलों में। आम आदमी नहीं तो उन्हें पनाह दे रखी है ना, वो आम आदमी का प्रतिनिधि बन के सामने आते हैं। इवन जो वेस्ट बैंक से अलग हो गया गजा स्ट्रिप, उसमें भी कहीं ना कहीं यही कन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। देखिए, पीएलओ एक अलग चीज़ है, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अलग चीज़ है, और हमास एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और हमास के बाद वहाँ एक और चीज़ है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, वो और एकदम अलग चीज़ है, PIJ। हाँ। तो एक चीज़ होती है कि आपको जनता से मैंडेट मिला है कोई राजनीतिक काम करने के लिए, और एक चीज़ होती है कि जनता ने ही आपको मैंडेट दिया है खून खच्चर करने के लिए। अब जब जनता ने ही आपको खून खच्चर का मैंडेट दिया है, तो फिर जनता का ही तो मन पहले साफ करना पड़ेगा ना। जनता का मन नहीं साफ करोगे तो आप एक हमास को समाप्त करोगे, अगला हमास शुरू हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया का काम चलता ही रहेगा। अब इजराइल ने ये जो कर दिया है इतने लोगों को, कहानी यहाँ के अंत हो जाएगी। ये चीज़ तो अब हमेशा के लिए लेजेंड बन गई ना, कि देखो इजराइल ने कितना बड़ा जुल्म कर दिया, और जुल्म तो सचमुच है। आपने 10,000 का आंकड़ा बोला था आज की शुरुआत में जी, 10,000। ये 10,000 के आंकड़े की गूंज दुनिया भर में अब सुनाई देती रहेगी आने वाले दशकों में। और अगर ये 10,000 पे बात रुक जाए तो भी गनीमत है। मुझे आशंका है कि कहीं बात ही और आगे न चली जाए। विशेषकर मुस्लिम मुल्कों में ये आंकड़ा न जाने कितने दशकों तक गूंजेगा कि यहूदियों ने जुल्म किया, यहूदियों ने जुल्म किया। और यहूदियों को इसका भुगतान भी तरह तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि यहूदी कोई बस इजराइल में थोड़ी हैं, भारत में भी हैं। इजराइल के सबसे ज़्यादा यहूदी अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, कहीं भी हमला हो सकता है। भारत में जब हमला हुआ था होटल ताज में मुंबई में, तो उसमें जो यहूदियों की जगह थी वो भी तो उड़ाई गई थी, लियोपोल्ड कैफे। तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। तुमने उनके मारे, वो तुम्हारे मारेंगे, फिर तुम उनके और मारोगे, तुम्हारे और मारेंगे। ले दे करके कहीं ना कहीं भीतर हमारे एक राक्षस बैठा है जो ये सब कुछ देख करके बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो है ही इसीलिए कि उसको बस तबाही करनी है। वो भीतर के वो जो मॉन्स्टर है, जो पाशविकता है हमारी, जब तक उसको ठीक नहीं करोगे ये दुनिया भर में चीज़ तरह तरह से चलती रहेगी।
मैं इसमें एक प्रश्न थोड़ा और पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरी घटनाक्रम अभी चल रहा है इजराइल फ़लस्तीन को लेकर, इसको लेके भारत में एक अलग तरह का मतलब रोमांच सा ही है, मैं बोलूँगा। हाँ, ये कितनी गलत बात है जी, क्योंकि पिछले 15 दिन से शायद सारे न्यूज़पेपर, सारे मीडिया चैनल्स पे यही चला रहा है। हाँ, हमारे लिए एक सेंसेशन है। जी, इंसानों की जाने जा रही हैं, हमारे लिए एक सेंसेशन है। टीआरपी चल रही है, बिल्कुल एकदम एकदम। ऐसा क्या हुआ एक भारतीय मन के अंदर जो वो इस पूरी घटना के पीछे इतना भागा फिर रहा है? कुछ नहीं, कहीं भी लाशें गिरें तो भीतर के जानवर के लिए वो एक सेंसेशनल घटना रहती है। देखते नहीं हो, सड़क पे दुर्घटना हो जाती है, लोग गाड़ियां रोक रोक के देखते हैं। वो 100 में से कोई एक ही होता होगा जो अगर दुर्घटना हुई है तो उसको उठा के अपनी गाड़ी में डाल के अस्पताल ले जाता होगा। बाकी कहीं दुर्घटना हो गई है तो वहाँ जाम लग जाता है, लोग मज़े ले रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। एक बहुत ही इविल प्लेजर मिलता है सड़क पे बहते खून को देख करके। इविल प्लेजर हर आदमी वहाँ देखेगा ज़रूर और फिर आगे बढ़ जाएगा। तुम्हें अगर कोई मतलब होता तो सिर्फ देखते, थोड़ी मदद भी करते। मदद कोई नहीं, आगे बढ़ने के लिए देखना ज़रूर है। अब देखते नहीं हो, ये क्राइम थ्रिलर्स कितनी चलती हैं जी, मूवी चलाने के लिए। उसमें जितना वायलेंस डाल दो कितना खूब सफल रहता है मामला। हीरो उछल करके एक के मुंह पे लात मारेगा और वो चीज़ एकदम स्लो मोशन में कर दी जाती है, तो उसकी लात आती है, इसके मुंह पर लगती है और फिर स्लो मोशन में दिखाता है कैसे इसके मुंह से बिल्कुल एकदम गाढ़ा काला खून उछलते हुए बाहर आ रहा है और लोगों को इतना मज़ा आता है, ताली पीटते हैं। हमारे भीतर एक जानवर बैठा है जिसे बहता हुआ खून बहुत अच्छा लगता है देखना। वही गेम्स में है हमारे, वही गेम्स में, वही आपके वीडियो गेम्स में। पूरी गेमिंग इंडस्ट्री हिंसा पे आधारित है, पूरी गेमिंग इंडस्ट्री वही है। वही चीज़ अमेरिका में होती है, जब लोग बंदूकें लेके छोटे बच्चों के स्कूलों में घुस जाते हैं और 20 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे मार देते हैं एक बार में। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक आदमी घुस जाता है बंदूक लेके और कई बार उनसे पूछा क्यों मारा, तो बोलता है आई वॉन्टेड टू सी ब्लड, मुझे खून बहता देखना था। और इसी में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, इसको और वायलेंस को और बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ ये बहुत ही इसमें हम मीडिया का और सोशल मीडिया का रोल कितना इसमें इम्पोर्टेंट? देखो, मीडिया, सोशल मीडिया तो पूरे तरीके से इंसान के ही हाथ में है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करो, उन्हें विज्ञापनों पर चलना है। विज्ञापन दाता विज्ञापन तब देगा जब लोग देखेंगे। ज़रूरी है कि खबर वो लाओ जो लोग देखें। लोगों को माल मसाला, हिंसा, सनसनी यही देखना है तो वो दिखाएंगे मजबूरी में, क्योंकि आप देखना चाहते हो साहब। उनको वो सब दिखाना पड़ेगा। नकली फुटेज दिखाते हैं लड़ाइयों की, जहाँ लड़ाई नहीं भी हो रहा है वहाँ भी दिखाते हैं। भारत पाक सीमा पे कुछ ना हो रहा हो तो भी दिखा देते हैं कि इतने देखो रॉकेट फायर हुए। भारत चीन सीमा पे कुछ ना हो रहा हो तो भी दिखा देते हैं इतने रॉकेट फायर हुए। वो लोग देखना चाहते हैं और वो ऐसे दिखाते हैं कि वहाँ पे एक वो खड़ा हुआ है और उसमें से सक 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 करके निकल रहे, लोग ऐसे देखते हैं, वाह कितना सही लग रहा है। कहीं और की घटना, किसी और देश की घटना को, किसी और की, कहीं और की लड़ाई की, चेचनिया में कुछ हुआ था, यूक्रेन में कुछ हुआ है, उसको वो दिखा देंगे भारत में ही हो रहा है। तो ये तो हम ऐसे हैं इसलिए इस तरह का मीडिया है, और हम ऐसे हैं इसलिए इस तरह का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो पूरा ही हमारे हाथ में है। सोशल मीडिया तो हमारा ही है, उसमें आप जो गंदगी पाते हो वो हमने ही तो डाली है वहाँ, और किसने डाली है। आप किसी चीज़ को ट्रेंडिंग बनाते हो, फिर वो सब उसका अनुकरण करते हैं। साथ में मैं फिर इसमें एक चीज़ ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो हो रहा है वो भी एक युद्ध है। उसी तरह से हम बार बार भगवद गीता की बात करते हैं, वहाँ पे भी एक युद्ध ही हो रहा था। तो एक तो धर्म वो है जो भगवद गीता में था कि युद्ध हो रहा था, तो उससे पहले ही एक धार्मिक उपदेश दिया गया कि लड़ाई कैसे लड़नी है और कैसे करनी है। और एक दूसरा धर्म है जो हम यहाँ देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। देखो, भगवद गीता यही बताने के लिए है कि वो जो बड़ा युद्ध है वो वास्तव में पहले तुम्हारे भीतर का युद्ध है। वहाँ पर खड़े हुए हैं हज़ारों लाखों की तादाद में कौरव, और इधर पांडव खड़े हैं, इनकी भी तादाद। लेकिन पूरी भगवद गीता
में जो सारी बात है वो ये नहीं है कि युद्ध कैसे जीता जाएगा, युद्ध नीति रणनीति वगैरह कोई बात नहीं, आत्मज्ञान की बात है। अर्जुन तुम हो कौन, अतः तुम्हारा कर्तव्य क्या है तुम जानो। अगर भगवत गीता सिर्फ इसी बारे में होती कि कुरुक्षेत्र में इतने हजार साल पहले जो लड़ाई हुई थी, तो आज वो अप्रासंगिक माने इररिलेवेंट हो गई होती, क्योंकि आज कहाँ तीर कमान से युद्ध होते हैं। तो तीर कमान वाला और घोड़े का रथ वो वाला युद्ध कभी हुआ था, उस युद्ध से संबंधित कोई किसी को कोई बात बोली थी, आज उस बात को कोई पढ़ने वाला बचता ही नहीं। पर वो बात आज भी बहुत मूल्य और महत्व रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि वहाँ बताया ही यही गया है कि असली लड़ाई ये वाली है अर्जुन, इसको जीतो। असली लड़ाई भीतर है, और जिसने भीतर की लड़ाई जीत ली, बाहर फिर जीत हो कि हारो फर्क नहीं पड़ता, यही निष्काम कर्म है। तो भीतरी लड़ाई हमें जीतनी पड़ेगी। भीतरी लड़ाई हम तब जब तक नहीं जीतेंगे तब तक ये जो सब कुरुक्षेत्र सजे हुए हैं, पहली बात तो इनमें हिंसा चलती रहेगी, और दूसरी बात हमको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ हमें पक्ष कौन सा लेना है, लड़ना भी है कि नहीं लड़ना है, हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। भूलिएगा नहीं कि गीता इस युद्ध के बारे में है। हमको लगता है कि वो कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, रण क्षेत्र, ये सब बातें, गीता मूलतः आत्मज्ञान का ग्रंथ है, अपने आप को जानने का। और जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, कुरुक्षेत्र हमसे हल नहीं होगा। पर मैं फिर इस चीज़ को समझना चाहूँगा कि आज जैसा आपने कहा कि दुनिया में जगह जगह पर कुरुक्षेत्र सजे हुए हैं और वहाँ पर लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे। पर अभी जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं कहाँ से शुरुआत करूँगा कि मैं इस अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से। आपको ही देखना पड़ेगा कि आपके घर में, आपके और आपके मित्र के बीच में, आपके और आपके भाई के बीच में, आपके माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो चल रहा है, वही फिर रूस और यूक्रेन बनता है, वही यूएसए यूएसएसआर बनता है, वही इजराइल हमास बनता है, वही भारत पाकिस्तान बनता है। जब तक आपको दिखाई नहीं देगा कि आप जो ताना मार देते हो किसी को ईर्ष्या में आकर के, वो ताना बहुत भिन्न नहीं है द्वितीय विश्व युद्ध से। ये बात सुनने में अजीब लगी, कहेंगे मैंने तो बस एक ताना मारा है, उससे द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ से आ गया? सब आ जाता है, वही होता है, स्रोत वही है, भाव वही है। पड़ोसी के पास ज़्यादा पैसा आ गया, आपने ताना मार दिया, बहुत अब पैसा दिखाने लग गए हैं, बड़ी इन्होंने कोठी खड़ी कर ली है। ये वही है ना जो एक समय पे टूटी साइकिल पे चला करते थे। ठीक, ये भाव बहुत अलग थोड़ी है। हिटलर को क्यों खूब लड़ाइयाँ करनी थी, पूरे यूरोप से क्यों लड़ाई करनी है? क्योंकि ब्रिटेन ने दुनिया भर में कॉलोनीज बना ली थी जी। और उन कॉलोनीज का शोषण कर करके सारा पैसा ब्रिटेन चूसे ले रहा था। हिटलर को बड़ी ईर्ष्या हो गई। बहुत कारण थे, पर उन कारणों में एक जो प्रमुख कारण है वो बता रहा हूं आपको। हिटलर को बड़ी ईर्ष्या हो गई। कोई लड़ाई कोई बहुत धार्मिक आधार पर थोड़ी हो गई थी, कोई सैद्धांतिक कारण थोड़ी था। वही पुरानी सड़ी गली ईर्ष्या जो हर इंसान में पाई जाती है दूसरे इंसान के प्रति। हिटलर ने कहा कि एशिया से सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। अफ्रीका से भी कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन में जा रहा है। कह रहे तुम ही सब पूरी दुनिया को लूट लोगे, हमें भी तो लूटना है। और जर्मनी पीछे रह गया था लूटने की दौड़ में। ये आगे निकल गए थे, ब्रिटेन आगे निकल गया था, फ्रांस आगे निकल गया था। जर्मन कॉलोनीज आपने कितनी सुनी है? आपने ब्रिटिश सुनी होंगी, फ्रेंच सुनी होंगी, डच भी सुनी होंगी, स्पेन की तो हम जानते ही जानते हैं, उन्होंने तो पूरा पूरा कॉन्टिनेंट ही उठा लिया था। लेकिन हाँ, पोर्टुगीज सुनी होंगी आपने, लेकिन आपने जर्मन कॉलोनीज कितनी सुनी है? तो सारा खेल इसी बात का। कह रहे पहले तो हमारी अभी पिटाई लगाई है तुमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद से तुम दुनिया भर में मौज करे जा रहे हो, हम बस यहाँ पे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा मैं पीटूंगा तुमको। ये जो पड़ोसी और पड़ोसी की ईर्ष्या होती है कैसे भिन्न है?
जो पड़ोसी आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, उससे जर्मनी की ईर्ष्या ब्रिटेन के प्रति कैसे भिन्न है? तो आप उसको सोचते हो एक इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है, वो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, वो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट है। जी। समझ में आ रही है बात? ये जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का टाइम था, तो वो ऐसी सी चीज़ है कि इनके पास बड़ी गाड़ी आई है तो अब बड़ी गाड़ी हम भी खरीदेंगे। बिल्कुल, हमारे पास भी आनी है। तुमने अभी मून पर बंदा भेज दिया, अब हम भी भेजेंगे, हम पीछे कैसे रह जाएंगे? ये वही तो बात है ना कि दिवाली अभी आ रही है, दिवाली पर यहाँ तक होता है कि पड़ोसी का देखा जाता है कि अरे हमारे रॉकेट खत्म हो गए, अभी इनके रॉकेट बचे हुए हैं, तो चुन्नू भाग के जा जल्दी से रॉकेट के 2 पैकेट और खरीद ला, क्योंकि पड़ोसी अभी तक रॉकेट छोड़ ही रहे हैं, हमारे खत्म हो गए। और कई ऐसे शातिर पड़ोसी होते हैं जो अपने रॉकेट बचा के इसीलिए रखते हैं, कहते हैं दुनिया भर के पूरे मोहल्ले के जब पटाखे खत्म हो जाएंगे तब हम अपने छोड़ने शुरू करेंगे। तो फिर पूरा मोहल्ला बहुत घबराता है, एकदम जलन उठती है, जैसे इन्हीं पे पटाखे दाग दिए गए हों। अब वही रॉकेट जब पड़ोसी दागता है तब भी जलन होती है, वही रॉकेट जब रूस दागा करता था तो अमेरिका को जलन होती थी कि अपोलो, लूना सब ये आगे निकले ही निकले जा रहे हैं, तो फिर उधर से अमेरिका ने दागा, इधर से फिर रूस ने दागा। क्या वहाँ पे जो पूरी स्पेस प्रतिस्पर्धा थी वो चली थी? हाँ, वही तो है जो रॉकेट दागने वाली बात है जी। बम दागने वाली भी वही बात है। कह रहे इतने की लड़ी लाए, हम इतने की लड़ी लाए, तो भारत ने पोखरन करा तो पाकिस्तान ने चगाई करा। बोले इन्होंने 5 की लड़ी छोड़ी थी, हम 6 की लड़ी छोड़ेंगे। दिवाली पे करते हो नहीं करते हो? कहते हो वो फलाने वाले हैं, सामने वाले वर्मा जी लाए 500 की लड़ी लाए, तो शर्मा जी को पता लग गया वो 500 की लड़ी लाए, तो बोले मैं 1000 की लड़ी लाऊंगा। तो वही हुआ, भारत ने इतने परमाणु बम छोड़े हैं, पाकिस्तानी बोले हम उनसे एक ज़्यादा ही छोड़ेंगे, भले ही उसमें से आधे फुस निकल जाए। वही चल रहा है। इसको भारत पाकिस्तान नहीं मानो, ये इंसान और इंसान के बीच की बात है जी। मुझे एक्चुअली एक कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है यहाँ पे। आज का समय कुछ ऐसा आ गया है, वही शायद व्यूज़ वाली बात है कि बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स बन गए हैं जो जानबूझ के इन देशों की जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उनको ग्लैमराइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं, और ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं जहाँ कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जहाँ पर वही गुड ओल्ड प्रिमिटिव एनिमलिस्टिक जेलसी है, हेट्रेड है, इनसिक्योरिटी है, पॉसेसिवनेस है, टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट है, उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे बात पता नहीं कितनी उलझी हुई और कितनी जटिल है। अरे कुछ नहीं है, एक कुत्ते की ज़मीन पर दूसरा कुत्ता आ जाए, वो कुत्ता दांत दिखाना शुरू कर देता है। ये आजकल जो इतने केसेस सामने आ रहे हैं ना डॉग बाइट्स के, वो बेचारे वाघ बकरी वाले थे, उनकी अभी कुत्ते को लेके कुत्तों ने उनको काट लिया या कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई दुखद। बहुत मामले आ रहे हैं कि कुत्तों ने कर दिया, मीडिया एकदम उसको सेंसिटाइज कर रहा है कि देखो कुत्ते ऐसा कर रहे कुत्ते। बहुत सारे मामले उसमें से मालूम है सिर्फ क्या होते हैं, कुत्तों के 2 दल आपस में एक दूसरे से भिड़े हुए थे, और रात में भिड़ते हैं अक्सर, वो दिन भर दुबके रहते हैं और रात में वो भी सब बिल्कुल एकदम गैंगस्टर हो जाते हैं। वो एक दूसरे से भिड़े हुए थे कि ये ज़मीन मेरी, ये ज़मीन मेरी। मेरे वो जो कार खड़ी है उसके दाएं टायर पर मैंने अपना निशान मारा है, मूत्र निशान, वो बोल रहा है मैंने बाएं पे मैंने मारा। वो भिड़े हुए हैं कुत्ते, वहाँ से कोई आदमी निकल गया, और उस समय वो जो दोनों पक्ष हैं कुत्तों के वो एकदम उग्र हैं, उस चक्कर में बेचारा जो आदमी है उसको काट लिया कुत्ते ने। जमीन के लिए तो कुत्ते हमेशा से लड़ते आए हैं, और अगर आदमी भी भीतर से कुत्ता है तो जमीन के लिए क्यों ना लड़े? कुत्तों को देखते हो ना रोज जमीन के लिए लड़ते हुए जी। बस बिल्लियों को देख लो, आपकी गोद में यहां बैठना है, दूसरी बिल्ली आ जाए वो उसको कैसे गुर्राती है कि दूर रह तू, अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तो फिर और वही बच्चों में होती है, वही बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में भयानक ईर्ष्या होती है एक दूसरे के प्रति। हम बार बार ये बोलते रहते हैं क्यूट है, मासूम, इनोसेंट है, हम ये बात कभी सामने नहीं लाते कि छोटे बच्चे भी भयानक ईर्ष्यालु होते हैं। तो आदमी अपने भीतर एक जानवर लेकर पैदा होता है, और धर्म का काम है
उस जानवर को इंसान बनाना। हम्म, अगर वास्तविक धार्मिकता नहीं होगी तो ये जो नालायकी चल रही है दुनिया में चलती रहेगी, लाशें गिरती रहेंगी, खून बहता रहेगा, दुख फैलता रहेगा। इसका मतलब ये जो एक मैक्रोकॉज़म में बड़े स्केल पर जो वायलेंस हो रहा है उसका सोल्यूशन कोई जियोपॉलिटिकल कूटनीति नहीं है। जियोपॉलिटिकल नहीं कि आप वहां पे कह रहे हो, कर तो लिए थे आपने, ओस्लो अकॉर्ड करे थे, कैंप डेविड आपने कर लिया था और ये सब आपने कर लिया था जी। उससे क्या मिल गया? मुझे सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है तालिबान और जो अफगानिस्तान में हुआ है वो। क्या मिल गया? एक तरह से ये मूल मुद्दे से भटकाने की ही बात है कुछ। अपने आप को आप दिलासा देते हो कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। अब वो भी आप क्यों करने गए थे? क्योंकि 1973 में, अभी तक इजराइल सबको पीटता रहा था, 1973 में पहली बार हुआ था कि मामला थोड़ा बराबरी का बैठा था। तो फिर जब इजराइल की भी पिटाई होगी 73 में तो बोले अच्छा चलो संधि ही कर लेते हैं, जा करके इजिप्ट से संधि कर ली, सिनाई उनको थोड़ा लौटा दिया, उधर जाके उनको गोलन हाइट्स लौटा दी और बोले देखो ऐसा 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 ऐसा। ऐसे शांति आती है कि तुमने अगर मुझे 2 थप्पड़ ज़्यादा मार दिए तो फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है ये चीज़ें ले लो, मैं दे तो दूंगा पर मैं लगातार इसी ताक में रहूंगा कि अगर तूने 2 मारे तो मैं तुझे 4 मारूंगा। जी। ऐसे थोड़ी शांति आती, शांति यहां से आती है। शांति लाने का काम ज्ञान का है। अब जो बात मैं कहूँगा लोगों को बहुत अजीब लगेगा, लेकिन शांति लाने का वास्तविक काम धर्म का है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ शांति नहीं हो सकती, वहाँ पर सन्नाटा हो सकता है, वहाँ एक दूसरे के प्रति इनडिफरेंस तो हो सकता है और वो ऐसा लग सकता है जैसे शांति है। जैसे 2 लोग बैठे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे, तो ऐसे ही प्रतीत होगा ना शांति है। पर ये पैसिव हेट्रेड है। मैं नहीं कह रहा एक दूसरे के मामलों में तुम नाक घुसेड़ो, लेकिन 2 लोग बैठे हों, दोनों एक दूसरे से मतलब ही नहीं हो सकता, उसमें से एक चुपचाप रो रहा हो और दूसरे को इस बात से कोई मतलब ही नहीं, तो ये पैसिव हेट्रेड है। तो धर्म के बिना जो शांति होती है वो शांति नहीं होती, वो पैसिव वायलेंस होता है। आपको पता नहीं है वो साइलेंट वायलेंस है, और वो किसी भी दिन जो साइलेंट वायलेंस है वो एक्सप्लोजिव और लाउड बन सकता है, तब आपको उसकी गूंज सुनाई भी देगी। फिर हम कई बार कहते हैं कि देखो इतनी जगह पे है, वहाँ पीस चल तो रही है, लेकिन उस पीस में रिलीजन का तो कोई रोल नहीं है ना। जो पीस बिना रिलीजन के आई है वो पीस नहीं है, वो सिर्फ पैसिव वायलेंस है, वो कोल्ड वॉर है। वो हॉट किसी भी दिन बन जाएगा। जब कोल्ड वॉर चल रहा होता है तो वायलेंस कहीं दिखाई थोड़ी देता है, पर वो वायलेंस है ना, वो वायलेंस इन मेकिंग है, वायलेंस ब्रू कर रहा है। किसी भी दिन एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ कि वास्तविक शांति सिर्फ धर्म से आ सकती है, तो उससे मेरा अर्थ धर्म की रिचुअल्स से नहीं है, धर्म के कर्मकांड से नहीं है, कर्मकांड से नहीं है, धर्म के डॉगमा से नहीं है, धर्म की मान्यताओं से नहीं है। ये सब तो चीज़ें लड़वाती ही हैं आपस में। मेरा वहाँ आशय आत्मज्ञान से है, सेल्फ नॉलेज से। जब तक सेल्फ नॉलेज नहीं होगा, मैं कौन हूँ, मेरे भीतर जानवर कैसे काम करता है, अपने मन को जानना, इसको धर्म बोलते हैं। बाकी ये सब जो बाहर के तमाम तरह के प्रपंच होते हैं उसको धर्म माना ही नहीं जाता। वो धर्म थोड़ा ही है, वो तो धर्म के नाम पे मजाक है जो चलता रहता है पूरी दुनिया में, भारत में भी चलता है। उसको धर्म नहीं कहते। धर्म के नाम पे शोर शराबा, ये वो तमाम तरह की प्रथा परंपरा, ये नहीं धर्म होता। आत्मज्ञान मात्र ही धर्म है, बाकी कुछ नहीं धर्म होता। और जो आत्मज्ञान से शांति आती है वो शांति स्थायी होती है। मतलब जो भी चीज़ें मुझे मेरे अंदर की जो एनिमलिस्टिक टेंडेंसी हैं, जो पशुता जैसे आप कह रहे हैं, उसको जानने और समझने में मदद करेगी, वो धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। वो माओ ने कहा था, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। कहा था गोली नहीं होती, वो पावर होता है। हमारे भीतर कोई बैठा है जो पावर का बड़ा आग्रही है, भूखा है, और पावर ओवर द अदर, पावर ओवर माई सेल्फ नहीं जी। दूसरे के ऊपर मैं किसी तरह से छा जाऊं, कब्जा कर लूं। हमारे तो गाने भी यही बनते हैं ना, फलाना पैदा हुआ बस छौड़ वास्ते। हमें तो दूसरे पे छाना है। वही छाना जब बढ़ जाता है तो हिंसा हो जाती है। आप छा रहे हो, दूसरे पे छा रहे हो, वो भी छाने थोड़ी देगा, वो पलट के मारेगा, हिंसा शुरू। आपको भी छाना है तो उसको भी तो छाना है, दोनों को छाना है। अब दोनों एक साथ तो छा नहीं सकते।
मतलब ये एक तरह से शाम को आप पार्टी में तैयार होकर जब निकलते हैं, वो हिंसा है, वो हिंसा है। आप शाम को पार्टी में तैयार होकर निकल ही इसीलिए रहे हो कि आप पार्टी की जान बन जाओ, आप सबके ध्यान का केंद्र बन जाओ, तो वो हिंसा ही तो है। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। आप पावर चाह रहे हो दूसरे पे कब्जा कर लो, वही पावर कन्फ्लिक्ट आपको वहाँ देखने को मिल रही है इजराइल और हमास के बीच में। हाँ, क्योंकि एक तरह से ऐसी चीज़ है ना कि आप पार्टी में गए हो शाम को, तो आप किसी का गला पकड़ के उससे नहीं बोल सकते मेरी तारीफ कर। हाँ, तो आप उसके बाद फिर ऑस्टेंटेशियस बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन करते हो कि बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप बहुत सज बज के गए हो, तारीफ ना करे, तो देखना कैसा बुरा लगता है। लोग पार्टियों में जाने से पहले घंटा घंटा भर सजते बजते हैं, जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और कोई और बहुत बड़ा मौका हो तो कई दिन से खरीदारी होगी, और 1 घंटा तो बहुत कम बोल दिया, शायद 2-2 दिन जा कर के कोई बाल नुचवाएगा, कोई कुछ सिटिंग्स होती हैं, सिटिंग्स होती हैं प्रॉपर, और ये सब है। वो क्या है, वो हिंसा ही तो है। अब ये बात बहुत लोगों को मैं बोल रहा हूँ तो गले नहीं उतरेगी, कहेंगे हिंसा। मैं अगर पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ तो हिंसा क्या है? साहब थोड़ा विचार करिएगा, आपको पता चलेगा ये क्या है। बिना विचार करे बात को इतनी जल्दी नहीं अस्वीकार करना चाहिए। हमारे भीतर जबरदस्त हिंसा बैठी हुई है, और वो हिंसा आती ही है अज्ञान से। हम नहीं जानते हम कौन हैं, तो हम पूरी दुनिया के प्रति हिंसक रहते हैं। भीतर कुछ है जो बहुत बेचैन है। जब वो बेचैन है तो क्या करता है? अपनी बेचैनी से परेशान होकर के वो इधर उधर जाता है, लपकता है, काटता है, टूटता है, नोचता है, खसोटता है। उसको भीतर ना किसी चीज़ की बड़ी कमी है। वो भीतर बैठा है, वो बहुत परेशान है। वो जानवर है एक, पर चूंकि वो जानवर है इसलिए समझता वो कुछ भी नहीं है, लेकिन परेशान तो है ही ना। एक जानवर है, वो परेशान है, समझता वो कुछ है नहीं, तो क्या करेगा फिर? हिंसा करेगा। वो फिर हिंसा करता है। उसकी हिंसा सिर्फ एक तरीके से रुक सकती है, वो जान जाए कि वो क्यों परेशान है। जब वो जान जाएगा वो क्यों परेशान है, तो उसकी हिंसा रुक जाएगी। वो फिर जानवर ही नहीं रहेगा। तो इसको क्या इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर एक पूरा कलेक्शन, एक ग्रुप है पॉपुलेशन का, जहाँ पे इन जनरल जो लोग हैं वो इनर फुलफिलमेंट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली कलेक्टिवली आपको कभी ना कभी दिखेगा ही कि वो वायलेंस में इन्वॉल्व होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ धर्म नहीं वहाँ हिंसा होके रहेगी, जहाँ धर्म नहीं वहाँ हिंसा होके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं 2 देश आपस में भिड़ जाएं, हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ जाएं, हो सकता है वो सारे लोग क्लाइमेट चेंज कॉज कर रहे हों। बहुत बड़ी हिंसा तो यही है ना। हिंसा सिर्फ यही थोड़ी होती किसी का खून बहा दिया, पूरा पर्यावरण तबाह कर दिया, कितनी बड़ी हिंसा है जी। अपनी ही पूरी जिंदगी सिर्फ कंजम्पशन में गुजार दी, कितनी बड़ी हिंसा है। मैं फर्स्ट ईयर में था IIM के, मैं नया नया वहाँ पहुँचा था, तब 9/11 हुआ था। और IIM का मतलब होता है वहाँ हर बंदा अमेरिका में सेटल होने के लिए एकदम तत्पर होता है कि किसी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी लग जाए, इन्वेस्टमेंट बैंक में लग जाए या कहीं और लग जाए, और बस किसी तरह अंततः जा कर के अमेरिका में सेटल हो जाएं। और मैं वहाँ पहुँचा था, मैं कैंपस का ये सब माहौल देख रहा था। लोगों के हिसाब से अमेरिका जैसे एक वहाँ पर एक परफेक्ट लैंड है ना। हमारी जो केस स्टडीज़ भी होती थी वो ज़्यादातर हार्वर्ड की होती थी। IIM में सीढ़ियाँ हैं, उनका नाम ही हार्वर्ड स्टेप्स। तो अमेरिका है जैसे जन्नत है बिल्कुल। फिर 9/11 हो गया, तो वो सवाल मेरे सामने आया, कैंपस में ही हुआ। मैंने कहा अगर प्रॉस्पेरिटी ही सब कुछ होती तो फिर ये क्या है, ये कहाँ से आ गया और क्यों आ गया? ये जो तुम सोच रहे हो कि वेलनेस थ्रू कैपिटल, ये बात कुछ दूर तक जाएगी, फिर आगे और नहीं जाएगी। अगर सचमुच वेलनेस चाहिए तो कैपिटल बस शुरुआत है। हाँ, कैपिटल होनी चाहिए। हम एकदम गरीबी की स्थिति में तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना शिक्षा हो सकती, ना खाना पीना हो सकता, ना साधारण सामाजिक विकास हो सकता। तो पैसा चाहिए, इंसान को बिल्कुल चाहिए, पर सिर्फ पैसे के दम पर आप वेलनेस बहुत दूर तक नहीं पाओगे। वास्तविक वेलनेस के लिए तो आपको धर्म के पास जाना ही पड़ेगा, वास्तविक धर्म के पास।
वो वाला धर्म नहीं जिसमें झंडेबाजी होती है और शोर शराबा और नारेबाजी, मार पिटाई। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तक वो धर्म नहीं रहेगा तब तक लग रहा होगा शांति है, शांति है, शांति है, शांति है, अचानक बहुत बड़े विस्फोट हो जाएगा। और जब वो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा तो चूंकि आपके पास धर्म नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप करें क्या। अमेरिका अब जा करके इजराइल को समझा रहा है, कह रहा है जो गलतियां हमने 9/11 के बाद करी हो तुम मत करना। हाँ जी। इराक में घुस गए, अफगानिस्तान में घुस गए, पिटाई दोनों जगह हुई, दोनों जगह हासिल कुछ नहीं हुआ, लेकिन घुसे रहे दोनों जगह 10-10 साल, 10 साल से ज़्यादा। पाया क्या? तालिबान को हथियार सौंप गए सारे अपने वो। ये पाया है। किसी स्थिति में रिस्पॉन्स क्या देना है ये भी सेल्फ नॉलेज से ही पता चलता है। सेल्फ नॉलेज नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं होगा, बस एक एनिमलिस्टिक रिएक्शन होगा जी। तूने मेरे मारे अब मैं तेरे मारूंगा, ये तो जानवरों वाली बात है। डिस्प्रपोर्शनेट रिटेलिएशन, डिस्प्रपोर्शनेट रिटेलिएशन, और डिस्प्रपोर्शनेट रिटेलिएशन का भी एक तुक होता है जानवरों की दुनिया में। तूने एक मारे मैं 4 मारूंगा ताकि तू डर जाए और फिर दोबारा मुझे ना मारे, पर ऐसा होता नहीं ना। वो उस समय के लिए डर के पीछे हट जाएगा और फिर वापस आएगा, उस रूप में नहीं तो किसी और रूप में वापस आएगा।